वेलकम स्टूडेंट टू मैथमेटिक्स लेक्चर क्लास 11th। यहाँ पे हम लोग सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का क्लास 11th का उसका डिस्कस करने वाले हैं। ऑफ कोर्स सिलेबस के डिस्कशन के साथ साथ मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन आपको देना चाहूँगा कि क्या आपको मैथमेटिक्स परस्यू करना चाहिए 11th में। आप किस तरह के स्टूडेंट हैं, अगर आपको एनालिसिस की कमी है कि मैं मैथमेटिक्स लूँ या बायोलॉजी लूँ या मैं दोनों चीज़ लूँ, ठीक है, तो मैं इस सब पे बात करने वाला हूँ। लेकिन ऑफकोर्स सिलेबस डिस्कशन करने के बाद अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है अभी भी कि मैथमेटिक्स लूँ या बायोलॉजी लूँ या दोनों लूँ, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है तो आप लास्ट तक देख सकते हैं। लास्ट में मैं ये बताऊंगा सिलेबस डिस्कशन करने के बाद कि आपको क्या परस्यू करना चाहिए एज पर योर प्रॉपर्टी, एज पर योर कैरेक्टरिस्टिक्स। आप कैसे हैं मैथमेटिक्स में, कैसे हैं बायोलॉजी में, उसके बाद हम लोग आपको पॉइंट आउट करके मैं बता दूंगा और आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। चलिए हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स जो है क्लास 11th का बहुत भास्ट है। आप 10th से कंपेयर मत कीजिएगा, 10th का बहुत कम सिलेबस था, आप आराम से चले गए होंगे। लेकिन 11th का जो मैथमेटिक्स है वो बहुत भास्ट है। और अगर मैं आपको बोलूं तो अगर आप एक ही चैप्टर को अच्छे से पढ़ने चले जाएंगे ना तो वो पूरा एक चैप्टर मिलके क्लास 10th का मैथमेटिक्स के बराबर होगा। सिर्फ एक चैप्टर का बात कर रहा हूँ, वही पूरा। तो इसीलिए आप इसको मजाक नहीं समझेंगे। पहला बात, हम लोग पहला चैप्टर होने वाला है वो हमारा होने वाला सेट, ठीक है। सेट थ्योरी आपको मिलेगा कहीं कहीं, तो वो सेट थ्योरी। अब देखिए इसमें क्या क्या हमको बात करना रहता है। तो सेट थ्योरी पहले हम लोग कुछ डिफिनीशन और के बारे में बात करते हैं। डिफिनीशन ऑफ सेट, कुछ डिफिनीशन ऑफ सेट रहेगा और उसके साथ साथ हम लोग कुछ सिंबल्स के बारे में जानेंगे। डिफिनीशंस ऑफ सेट एंड इट्स टाइप, और उसके टाइप्स के बारे में। सेट का बहुत सारा टाइप होता है, एम्प्टी टाइप, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड चीज जो होगा हमारा कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट तो आपको जनरल वर्ड में ही पता होगा, सेट मतलब होता है किसी चीज़ का कलेक्शन। तो उसको हम लोग डीपली मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि कलेक्शन का मतलब क्या होता है। उसके बाद सेकंड चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को कैसे दिखाया जाए, किसी भी चीज़ का जो कलेक्शन होता है उसको कैसे दिखाया जाए। तो उसके लिए हमारे पास दो तरीका है, उसके बारे में देखेंगे। फिर थर्ड चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है कि इंटरवल, ठीक है। सबसेट के इसी में टाइप सबसेट में हम लोग सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट पढ़ेंगे। और तीसरा चीज हम लोग पढ़ेंगे इंटरवल को, ठीक है। जो नंबर लाइन होता है ना, रियल लाइन, उसी पे इंटरवल दिखाएंगे। जैसे 2 3 के बीच में बहुत सारे रियल नंबर है, उसको एज ए इंटरवल ट्रीट करेंगे। इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर का सबसेट के रूप में। मैं आर से लिख रहा हूँ रियल नंबर को। चौथा चीज हम लोग देखने वाले वेन डायग्राम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेन यूलर डायग्राम। इसकी मदद से हम लोग सेट को और उसके ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं उसको दिखाते हैं। फिफ्थ चीज इसी पे हम लोग ऑपरेशन पे बात करेंगे। वेन डायग्राम करने के बाद इसमें कुछ कुछ ऑपरेशन होता है, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कुछ वैसा ही, लेकिन इसमें नाम अलग हो जाता है, कहीं यूनियन, इंटरसेक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑन सेट। फाइनली एट लास्ट हम लोग कुछ बात करेंगे कुछ लॉ ऑफ अलजेब्रा सेट पे, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑन सेट। इसके साथ ही हमारा जो सेट थ्योरी है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना ही चीज़ बात करने पे। अब नेक्स्ट चीज़ जो हम लोग पढ़ेंगे इसके जस्ट बाद वो है हमारा रिलेशन। तो चलिए नेक्स्ट यूनिट का बात करते हैं, जो कि ये रिलेशन। वैसे आपको एनसीईआरटी में रिलेशन एंड फंक्शन के रूप में मिलेगा, पर मैं जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो वहाँ पे मैं पहले रिलेशन पढ़ाऊंगा तब फंक्शन। तो पहले चलिए बात करते हैं रिलेशन में क्या है। रिलेशन आपको एक छोटा चैप्टर के रूप में मिलेगा, और यहाँ पे हम लोग मेन चीज़ जो पढ़ेंगे वो एक होगा ऑर्डर्ड पेयर। ये कुछ कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से सही है, इससे कुछ कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब ऑर्डर्ड पेयर पढ़ते थे कि फिक्स पेयर में होना चाहिए, वैसा ही है, पर ये सेट से ओरिजिनेट होगा। ऑर्डर्ड पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ भी ऑपरेशन के में पढ़ेंगे, सेट में कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे रिलेशन का। रिलेशन का रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर का भी और रिलेशन का भी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद फाइनली हम लोग ऑर्डर पेयर रिलेशन, फाइनली हम लोग इन्वर्स निकालना सीखेंगे, कैसे किसी भी रिलेशन का इन्वर्स उल्टा निकाला जाता है। जैसे 2 का इन्वर्स हम लोग लगभग लगभग बोल सकते हैं 1/2, वैसा ही कुछ, जैसे रेसिप्रोकल होता था वैसे ही, ठीक है। कुछ कुछ इन्वर्स ऑफ रिलेशन। तो रिलेशन बस इतना ही है, ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं, इन्वर्स ऑफ रिलेशन। अब इसी में आपको मिलता है फंक्शन, और ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ने वाले, तो देखिए पहले समझ लीजिए फंक्शन मैथमेटिक्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से फंक्शन जहाँ से शुरू होगा वहाँ से आपका सीधा फंक्शन ही फंक्शन चलता ही जाएगा, ठीक है। जस्ट ट्रिगोनोमेट्री आएगा, वो एक बहुत भास्ट चैप्टर है अपने आप में। ट्रिगोनोमेट्री है, कैलकुलस है वगैरह, बहुत सारा भास्ट चैप्टर है। तो फंक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ खैर हम लोग फंक्शन समझने नहीं आए हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि इसमें है क्या क्या, ठीक है। तो चलिए फंक्शन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे कि फंक्शन में क्या क्या पढ़ने वाले। तो पहले अगेन वही जो उसमें भी है और इसमें भी किए हैं, कुछ डिफिनीशन कि फंक्शन का डिफिनीशन क्या होता है। उसके बाद डिफिनीशन के जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे डोमेन, कोड डोमेन और रेंज। चिंता नहीं कीजिए, ज़्यादा आपको भारी लग रहा होगा, पर ये सब है नहीं, ठीक है। कोड डोमेन रेंज सब कुछ नहीं है, वही ऑर्डर सेट से ही आता है ये। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे कि फंक्शन इक्वल कब होता है, इक्वालिटी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की इक्वालिटी के बारे में। ग्राफ देखेंगे, ठीक है।
ग्राफ ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे ग्राफ ऑफ फंक्शन बहुत तरह का पढ़ेंगे, मैं सबको लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। कांस्टेंट फंक्शन आपको लिखना, लिख लीजिए कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, फिर होगा आपका इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का होगा, फिर आपका सिग्नम फंक्शन होगा, फिर और भी बहुत सारा है, एक्सपोनेंशियल होगा, थोड़ा सा लोगरिथमिक पे बात कर लेंगे, फिर ऐसे स्क्वायर का, क्यूब का, पैराबोला, सबका अलग अलग ग्राफ का बात करेंगे फंक्शन में। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये हुआ कहाँ तक, फंक्शन तक। यहाँ तक आप थोड़ा सा बैलेंस रहेंगे। फोर्थ चैप्टर जब आएगा ना, तो यहाँ पे आपको अच्छा खासा मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, पहले का भी और अभी से शुरू हो जाना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री चूंकि अपने आप में बहुत भास्ट चैप्टर है और इसका लंबा चौड़ा मिलता है, आपको पता है एनसीईआरटी में बहुत कम मिलेगा, पर आप अगर पढ़ने जाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री बहुत भास्ट चैप्टर है। चलिए बात करते हैं इसमें होना क्या वाला है। तो पहले तो आप लोग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, मतलब एंगल को जो आप अभी तक डिग्री में नाप रहे थे, हाँ डिग्री में नापा जाता है, कोई डाउट नहीं है, पर यहाँ पे आपको डिग्री से रेडियन सिस्टम में चेंज कर दिया जाएगा, कुछ सिस्टम पढ़ाया जाएगा, सेक्साडेसिमल ऐसा कुछ करके, तो आपको कुछ सिस्टम पढ़ाया जाएगा। तो पहला यही चीज़ है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, एंगल्स के मेजरमेंट का सिस्टम। उसमें डिग्री पहले था ही, रेडियन और ग्रेड, कहीं कहीं ग्रेड भी पढ़ाया जाएगा। चलिए उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री में आता है क्या, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जिसको आप 10th में भी पढ़े हुए हैं, थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ाया गया है, साइन कॉस ये सब जो है यही है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन को मैं ऐसे लिखूंगा, इसको मैं शॉर्ट पर लिख दे रहा हूँ ऐसे, मेरा टाइम वेस्ट होगा। फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और इस बार एंगल के साथ साथ रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ रियल नंबर, उनके साइन, ठीक है, देयर साइन, उनका वैल्यू, और ये वैल्यू पूरे क्वाड्रेंट में होगा। जैसे ये होता है ना, हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो इसमें जो कार्टेशियन प्लेन है, इसमें जो ये चार घर है, इसी को क्वाड्रेंट बोलते हैं। तो उस पूरे क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू देखेंगे, वैल्यू इन क्वाड्रेंट्स। उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, तो उसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए डेविएट होंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पे। हाँ, थोड़ा सा जो आपको एक चैप्टर था 10th में अलग से, वो आपको छोटा सा एक पार्ट मिलेगा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, पर इसमें आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा, जल्द ही कुछ ही क्वेश्चन के साथ बोल सकते हैं आप ये खत्म हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी उतना आपको पढ़ा नहीं, हाँ ऑफकोर्स आप अलग अलग बुक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, पर इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। अब क्या है, अब जो आएगा वो सब इंपॉर्टेंट है। पहला चीज़, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फॉर एट एलाइड एंगल। अब ये एलाइड एंगल क्या होता है, एलाइड एंगल अभी इतना ही समझिए कि दो एंगल, अगर दोनों एंगल का डिफरेंस या तो सम, ठीक है, सम या डिफरेंस किसी दो एंगल का अगर 0 हो या मल्टीपल ऑफ π/2 हो, तो उसको बोला जाता है एलाइड एंगल। जैसे π/2 माइनस थीटा, आप पढ़े थे ना, साइन π/2 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, वही एलाइड एंगल हुआ। ठीक है, पांचवा चीज़ जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है, वो है पीरियोडिसिटी। अभी पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है, पीरियोडिक तो आप सुने होंगे, पीरियोडिक मतलब कोई चीज़ रिपीट करना। यहाँ पे भी हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री का वैल्यू कहाँ कहाँ रिपीट करता है, क्योंकि हम अभी तक जो 10th थे तो वहाँ पे सिर्फ 0, 30, 45, 60, 90 के लिए पढ़ रहे थे। अब उससे आगे जाएंगे 360 के प्लस, उससे भी आगे, ठीक है, 720, बहुत सारे एंगल पे बात करेंगे, निगेटिव एंगल पे भी बात करेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्री पीरियोडिसिटी पढ़ेंगे ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में। अब ज़्यादा आपको चिंता नहीं लेना है, इवन ऑड फंक्शन सिंपल एक नेगेटिव साइन पे डिपेंड करता है और तक कुछ नहीं। फिर देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट से ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और ये तो आपको मैथ में एक तरह से बोल दीजिए कि रसमलाई होता है ना, जैसे जनरल लाइफ में वैसा ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी चीज़ के लिए। उसके बाद जो हमारा होने वाला है वो क्या है, तो वो है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन सम और डिफरेंस ऑफ एंगल का। ठीक है, जैसे आपको कुछ मिल जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी ऐसे करके। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू एट सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, सम और डिफरेंस ऑफ एंगल पे देखेंगे। बहुत सारा फॉर्मूला मिलेगा, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी, इस सब का डिफरेंस ऑफ एंगल। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये सारे फार्मूला जो ऊपर में आप पढ़े हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक का दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फार्मूला, जैसे सम वाले को डिफरेंस में कैसे करें, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले, और सम डिफरेंस वाले को प्रोडक्ट में कैसे करें, यही सब पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगेन थोड़ा सा वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल ऑफ एन एंगल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल। उसी बाद लास्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, इसका सॉल्यूशन पढ़ेंगे, और सॉल्यूशन दो तरह का यहाँ होता है, एक जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। वो भी कोई भारी नहीं है, जनरल और पर्टिकुलर कुछ नहीं है, आप देख लीजिएगा जब आएगा तब। ठीक है, जनरल एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन ये पढ़ेंगे। तो देखिए ट्रिगोनोमेट्री आपको लग रहा होगा कि ये बहुत भास्ट हो गया,
पर ऐसा नहीं है, अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड है तो बहुत अच्छा भी लगेगा, पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ चैप्टर होने वाला है, उसमें आपको रिलीफ मिलने वाला है मैथमेटिकल इंडक्शन। करने के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कहने के लिए, ये बहुत सारा चीज़ इससे प्रूफ होता है, पर इसका कंसेप्ट बहुत ईजी है। इसमें आप सिंपल एक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, इसका 2 प्रिंसिपल है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड प्रिंसिपल का 2 प्रिंसिपल है वो पढ़ लेंगे। प्रूफ करने के लिए यूज होता है अलग अलग इक्वेशन को, तो बहुत ईजी है ये चैप्टर। फाइनली उसके बाद आएगा आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी अच्छा खासा चैप्टर है। कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी किसी में अलग रहता है, हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अलग से डील करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अभी तक आप अगर रूट आई ये निगेटिव में नहीं समझते थे, मतलब रूट -2 क्या होगा, ये सब का जवाब देने का काम करता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक स्टेप आगे है रियल नंबर से, जैसे आप नेचुरल नंबर, होल नंबर, फिर ऐसे करते करते रेशनल नंबर पे आए हैं, रेशनल नंबर इंटीजर, रेशनल नंबर पे आए हैं, रेशनल नंबर से रियल नंबर पे आए हैं, रियल नंबर से एक स्टेप आगे है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, जस्ट एक स्टेप आगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे इसका कुछ जरूरत क्या पड़ा, इसका नीड्स। उसके बाद यही -√√i1 जो है उसको आयोटा बोला जाता है, तो वो आयोटा और इसका इंटीग्रल पावर, तो ये भारी नहीं है, आप इंटीग्रल पावर आयोटा को हम आई से दिखाते हैं, आयोटा सिंपली मीन्स √(-1), यही है आयोटा। ठीक है, इसका इंटीग्रल पावर मतलब इंटीग्रल पावर। थर्ड चीज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं इमेजिनरी क्वांटिटी क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इमेजिनरी क्वांटिटी, वही निगेटिव वाला जो होता है कुछ कुछ वैसा ही इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में देखेंगे। फाइनली जब इमेजिनरी क्वांटिटी के बारे में थोड़ा समझ आएंगे तब हम लोग आएंगे डिफिनीशन और मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कब इक्वल होगा इसके ऊपर में एंड इट्स ऑपरेशन, और इसका ऑपरेशन क्या होने वाला है, वही एडिशन होने वाला है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। थोड़ा थोड़ा वैसा ही रहेगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ बदलने वाला है। उसके बाद कंजुगेट हम लोग निकालेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट सिंपली मीन्स जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको माइनस करना। अगर आप समझते होंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन है आई बी, तो वहाँ पे इस प्लस वाले को आई के सामने का साइन को माइनस रखना, वही कंजुगेट कराता है, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी और इट्स प्रॉपर्टी, कंजुगेट का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ईजी है, चिंता नहीं कीजिए। उसके बाद हम लोग सीखेंगे फाइंडिंग मॉडुलस निकालना, रेसिप्रोकल निकालना, एंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अभी तक तो आप सिंपल नंबर रियल नंबर का स्क्वायर रूट निकाल लेते थे, अब मॉडुलस मतलब सिंपली प्लस में कोई चीज़ जो रियल वैल्यू होता है वो, अब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ये चीज़ मिलेगा। उसके बाद 7 चीज़ हम लोग क्या पढ़े, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक आपको वही कार्टेशियन प्लेन मिलेगा और एक नया प्लेन यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, आर्गन प्लेन, जिसमें हम लोग पोलर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, हाँ यहाँ पे कुछ एंगल में होता है, बस ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है, एंगल के रूप में रिप्रेजेंट करता है, थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री का हेल्प लिया जाता है और कुछ नहीं। तो इसमें 2-3 आएगा आपका, एक आर्गन प्लेन रहेगा, उसमें पोलर रिप्रेजेंटेशन एक आता है वही एंगल सब के रूप में। उसके बाद आता है वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, तो यही सब चीज़ है कॉम्प्लेक्स नंबर में। कॉम्प्लेक्स नंबर में इतना ही है, वैसे सिलेबस पढ़ने के लिए कमी नहीं है, मेन चीज़ जो है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको नया क्या मिलने वाला है, तो आपको अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कहने का मतलब आप पढ़ेंगे रियल पॉलिनोमियल पढ़े ही थे, रियल और उसके साथ साथ कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। इसका डिग्री जो हाईएस्ट पावर समझते थे वो डिग्री पढ़ाया जाएगा आपको। इसका इक्वेशन यानी पॉलिनोमियल इक्वेशन, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, इसका इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। फाइनली वी विल डिस्कस रूट्स, जिसको आप सॉल्यूशन भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, सॉल्यूशन सेट एंड रूट्स, ये पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एट लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट। ठीक है, अभी हम लोग 10th में थोड़ा सा देखे थे रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड सॉल्यूशन, वैसा ही कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट, तो इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ये भी उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, पर अगेन आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें इन्वॉल्व है, तो ज़्यादा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और उसके बाद फिर से आपको एक रिलीफ मिलने वाला है लीनियर इनइक्वालिटी करके एक चैप्टर में, ये भी बहुत हल्का चैप्टर है। आपको अभी तक जो चैप्टर मिले हैं उनमें एक ये भी शामिल है जो बहुत हल्का है। ठीक है, लाइक मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें आपको सिंपली ग्राफ बनाना रहता है। हम लोग लीनियर इक्वेशन का मीनिंग समझेंगे, जैसे इक्वेशन था वैसा ही इक्वेशन की जगह जब ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, स्मॉलर देन, इक्वल टू का साइन लगा रहता है तो उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। तो इसका मीनिंग समझेंगे। उसके बाद इन लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 and 2 वेरिएबल समझेंगे, इन 1 वेरिएबल में कैसे लिखे, 2 वेरिएबल में कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे वे ऑफ सॉल्विंग, कैसे सॉल्व किया जाए, वे ऑफ सॉल्विंग। हम लोग पहले रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन करेंगे और ग्राफिकल सॉल्यूशन देखेंगे। इट्स रियल नंबर रिप्रेजेंटेशन, रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन, और रियल लाइन मतलब रियल नंबर पे रिप्रेजेंटेशन, यानी रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन, रियल नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और फाइनली ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ तक
किसी बारे में, लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में। उसके बाद क्या, तो उसके बाद आपको एक आएगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। अगर मैं थर्ड चैप्टर में इंपॉर्टेंट में रखूँ, पहला तो ट्रिगोनोमेट्री हो गया, दूसरा आपको हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, थर्ड यही है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। परमुटेशन पहले समझ लेते हैं और तब कॉम्बिनेशन के बारे में देखेंगे। वैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक ही साथ रख सकते हैं, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। पहले इसमें आपको समझाया जाएगा मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल, आप थोड़ा मोड़ा जानते भी होंगे मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल। कोई चीज़ जब एन टाइम्स मल्टीप्लाई होते जाता है, ठीक है, यानी नेचुरल नंबर को नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर के रूप में मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे 5 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, 1 तक मल्टीप्लाई करते हैं। तो मीनिंग ऑफ फैक्टोरियल आपको पहला चीज़ें पढ़ाया जाएगा, फैक्टोरियल का क्या मतलब है। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। काउंटिंग आपको लगा रहा है बच्चा वाला चीज़ है, हाँ बच्चा वाला चीज़ भी है, ठीक है, बच्चा वाला ही चीज़ है, लेकिन कुछ आपको नया मिलेगा और इससे बहुत सारे डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन आपको रियल लाइफ में मिलेगा, जो आपको मजा लगेगा, इसको सॉल्व करने में बहुत मजा लगेगा अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ठीक है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल दो आपको आएगा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, एक आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, और एक उसी का भाई आएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये दो चीज़ आपको पढ़ना है। इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कहाँ लागू होगा उसके बारे में पढ़ना है, कहाँ अप्लाई किया जाएगा। उसके बाद इस फार्मूला मीनिंग के बाद फार्मूला परमुटेशन का, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, फाइनली वी विल अप्लाई इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन क्या है हमारे डेली लाइफ में, ठीक, और कंडीशन पे कंडीशनल कुछ क्वेश्चन देखेंगे। कॉम्बिनेशन में अगेन कॉम्बिनेशन में मीनिंग समझेंगे, मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है, मीनिंग ऑफ कॉम्बिनेशन, मीनिंग एंड डिफरेंस, मीनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। यहाँ पे हम लोग समझेंगे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रियल में अंतर क्या है, बहुत कम माइन्यूट अंतर है बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसके बारे में समझेंगे। और रिलेशन के बारे में समझेंगे। कॉम्बिनेशन, इसका रिप्रेजेंटेशन, मतलब कॉम्बिनेशन को कैसे रिप्रेजेंट करें, इसका फॉर्मूला, और फाइनली रिप्रेजेंटेशन। अगर स्पेलिंग जल्दी जल्दी में गलती हो रहा है तो आपको देख लीजिएगा कभी कभी, क्योंकि जल्दी जल्दी में बोलते बोलते हो सकता है कभी पिछड़ जाए। तो रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, और फाइनली वी विल डिस्कस रिलेशन बिटवीन बोथ, रिलेशन बिटवीन को मैं शॉर्टकट में ऐसे लिख रहा हूँ, बिटवीन परमुटेशन पी एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के बीच में रिलेशन देखेंगे, ठीक है। जस्ट इसके बाद आएंगे बाइनोमियल थ्योरम को, ठीक है, इसको भी मैं फोर्थ में रखूंगा। अब तो बोलेंगे सब इंपॉर्टेंट ही लगा, लेकिन 9 में मैं सिर्फ 4 बोला हूँ अभी तक। बाइनोमियल थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन हम लोग देखेंगे ये कैसे, इसका एक्सप्रेशन क्या है, ठीक है, एक तरह से सीरीज है, इसका एक्सप्रेशन देखेंगे, इसका हमारे डेली लाइफ में क्या एप्लीकेशंस है इसको देखेंगे। उसके बाद हम लोग इसका जनरल टर्म कैसे निकाले, बाइनोमियल थ्योरम इसी तरह से एपीजीपी का होता है वैसे ही इसका अपना है जनरल टर्म। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सब जगह पढ़े थे, पर वैसे में इंपॉर्टेंट है। जनरल टर्म कैसे निकालेंगे, मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे, ठीक है, किसका, बाइनोमियल एक्सपेंशन का, और बाइनोमियल एक्सपेंशन। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कोफिशिएंट, ठीक है, किसी गिवन एक्सपोनेंट का, जो एक्सपोनेंट के रूप में लिखा जाता है, तो किसी गिवन एक्सपोनेंट का हम लोग को कैसे फाइंड करें। उसके बाद अननोन को, किसी अननोन को फाइंड करना है जब आपको टर्म दिया हो, ये सब। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। तो यही दो चीज़ आपको, ठीक है, कोफिशिएंट निकालना और उस टर्म को निकालना, ये बताया जाएगा। और अब जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोग्रेशन का, ठीक है, जिसमें हम एपी पढ़ेंगे, जीपी पढ़ेंगे, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और हायर लेवल में आपको हो सकता है एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी पढ़ाया जाए। और उसके साथ साथ स्पेशल सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेशल सीरीज में क्या पढ़ने वाले, जो 10th में पढ़े थे लगभग वैसा ही है, कुछ खास नहीं। अगर आप एडवांस सॉल्व किए होंगे एडिशन सब, तो कुछ कुछ वैसा मिल जाएगा, हाँ उससे भी एडवांस मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे पहले सीक्वेंस का मीनिंग, ठीक है, एपी जीपी, यहाँ हम 3 लिख रहे हैं, एपी जीपी एंड स्पेशल सीरीज। ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिल सकता है, मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, एपी जीपी एंड स्पेशल सीरीज। आपको जब पढ़ाऊंगा मैं तो सबको अलग अलग कर दूंगा, पर अभी मैं एक साथ लेके चल रहा हूँ, जिससे ज़्यादा लंबा वीडियो नंबर है, एपी जीपी एंड स्पेशल सीरीज। एपी जीपी और स्पेशल सीरीज में क्या पढ़ने वाले, तो हम लोग पढ़ेंगे कि एपी का क्या है। पहले पढ़ेंगे सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ये सब का मीनिंग, ठीक है, मीनिंग ऑफ सीक्वेंस, सीरीज एंड प्रोग्रेशन, इसका मीनिंग पहले समझेंगे। देन हम लोग देखेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद एपी में पढ़ेंगे जनरल टर्म, ठीक है, जनरल टर्म पढ़ेंगे एपी का, जनरल एंड टर्म, ठीक है, शुरू से भी और लास्ट से भी, ठीक है। एनथ टर्म फाइंड करना, थोड़ा समझ रहे होंगे, एनथ टर्म फाइंड करना, ठीक है, एपी में भी जीबी में भी। उसके बाद फाइंडिंग मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म को कैसे फाइंड करें दोनों में, ठीक है, मिडिल टर्म, अरिथमेटिक एंड
ज्योमेट्रिक मीन, उसके बीच में रिलेशन, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, इसके बारे में आप पढ़े भी होंगे 10th में। ज्योमेट्रिक मीन, देयर रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है इसके बारे में। उसके बाद गिवन टर्म का सम निकालना, फाइंडिंग सम ऑफ गिवन टर्म, एपी में भी और जीपी में भी, फाइंडिंग सम ऑफ गिवन टर्म। उसके बाद नंबर टर्म्स इन एपी और जीपी दोनों में। उसके बाद जब सम दिया हो तो कितना नंबर ऑफ टर्म्स होता है ये निकालना, एपी का क्या प्रॉपर्टी है, क्या एप्लीकेशन है ये, ठीक है। उसी तरह से जीपी में सब कुछ पढ़ेंगे, उसका कैसे सेलेक्ट करते हैं टर्म, जीपी में वो निकालेंगे। उसके बाद सम ऑफ टर्म्स इन जीपी निकालेंगे, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी निकालेंगे, और कैसे इंसर्ट करें किसी दो गिवन नंबर के बीच ज्योमेट्रिक मीन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए मैं इसको आपको लिख दे रहा हूँ। और अगेन स्पेशल सीरीज में हम लोग के पास कुछ दिया रहेगा, नेचुरल नंबर का एन टर्म्स का सम, स्क्वायर का सम और क्यूब का सम, मेन यही चीज़ है। चलिए इसको मैं लिख दे रहा हूँ। तो मैंने आपको लिख दिया है कि कैसे, पहले तो नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे गिवन सम से, ठीक है, सम निकालेंगे टर्म से, फिर उसका उल्टा टर्म निकालेंगे गिवन सम से, उसके बाद प्रॉपर्टी एपी का, उसका एप्लीकेशन, फिर जीपी में कैसे सेलेक्ट करें टर्म्स को वो, फिर सम ऑफ इनफाइनाइट का भी जीपी में देखते हैं वो देखेंगे। उसके बाद ज्योमेट्रिक मीन जो ऊपर में पढ़े थे इसके बारे में पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन कैसे दो गिवन नंबर के बीच में इंसर्ट किया जाए बीच में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद स्पेशल सीरीज में मेन आपको 3 चीज़ पढ़ना है। फर्स्ट एन नंबर यानी 10 तक 1 2 3 4 5 6 है, इसका जनरल टर्म कैसे निकाले, जो आप लोग पढ़े होंगे n इंटू एन प्लस 1/2। उसी तरह से स्क्वायर हो यानी 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसको कैसे निकाला जाए। उसके बाद डिफरेंस, मेथड ऑफ डिफरेंस और क्यूब का भी, मेथड ऑफ डिफरेंस और समेशन ऑफ स्पेशल सीरीज देखेंगे, मतलब कैसे जो स्पेशल सीरीज बनता है एज ए सम और डिफरेंस ऑफ डिफरेंस सीरीज बनता है। अब हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ, और ये भी एक अच्छा खासा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसके अंदर स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, हाइपरबोला है, ठीक है, उसके बाद पैराबोला है, इलिप्स है, तो ये भी अच्छा खासा यूनिट है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कुछ खास नहीं, जो आप पढ़े थे वही पढ़ना है आपको, कि कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ट्रायंगल का एरिया निकालना, कोलिनियरिटी का कंडीशन, और लोकस ऑफ इक्वेशन, जो आपको लोकस दिया हुआ है मतलब पॉइंट दिया हुआ है, उससे आप इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं अलग अलग फिगर का। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपका टाइम कम हो। यही चीज़ मैंने लिख दिया है कि कोऑर्डिनेट का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस फार्मूला सीखेंगे, सेक्शन फार्मूला, और इंटरनल एक्सटर्नल दोनों डिवीजन होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। एरिया ऑफ ट्रायंगल किस वाले से, तो वही 33-31-12 वाला जो था वो चीज़ समझेंगे, और कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी समझेंगे। कंडीशन कोलिनियरिटी क्या है, वही एरिया 0 होता है। उसका लोकस का मीनिंग समझेंगे, सॉरी लोकस लोकस का मीनिंग समझेंगे और कैसे किसी लोकस का हम लोग इक्वेशन निकाल सकते हैं उसी बारे में समझेंगे। तो ये तो हुआ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अब जो चैप्टर आने वाला वो मैं बोलूँगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो जो पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री के जस्ट नेक्स्ट मैं उसको रख सकता हूँ, जो कि है पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और वो स्ट्रेट लाइन, और एक बात में बोले तो कोनिक सेक्शन आपको दिया होगा। उस कोनिक सेक्शन में बहुत सारा पार्ट होने वाला आपका। तो पहले हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन का, और स्ट्रेट लाइन के बाद आएगा बहुत सारा पार्ट। वैसे तो सब कोनिक सेक्शन में आता है, पर हम लोग बात करेंगे स्ट्रेट लाइन। कोनिक सेक्शन मतलब कोन का सेक्शन, कोन का पार्ट। तो चलिए स्ट्रेट लाइन में क्या पढ़ेंगे, तो पहले डिफिनेशन कुछ पढ़ लेंगे, डिफिनेशन ऑफ लाइन्स वगैरह वगैरह। उसके बाद हम लोग स्लोप के बारे में समझेंगे, स्लोप क्या है, ठीक है, कैसे एंगल बिटवीन लाइन निकाला जाए, और एंगल बिटवीन लाइन निकालने के बाद ये चेक किया जाए कि कौन दो लाइन परपेंडिकुलर है या पैरेलल है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, पैरेलल मतलब 0 एंगल, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट क्या होता है, मीनिंग ऑफ इंटरसेप्ट। उसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन के अलग अलग फॉर्म देखेंगे, जिसमें आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, डरिए नहीं, ये सब आएगा, चिंता नहीं करने की बात है, ये सब आप सीखेंगे। 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। उसके बाद इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, वो था स्लोप इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट पढ़ेंगे, फिर नॉर्मल फॉर्म देखेंगे, फिर डिस्टेंस निकालना सीखेंगे किसी लाइन का, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे कि एक जनरल इक्वेशन से, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, या अगर एक इक्वेशन में है तो ax प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखेंगे। उसके बाद कैसे ट्रांसफॉर्म किया इसे अलग अलग वो देखेंगे, अलग अलग हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, कैसे पॉइंट किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा दो लाइन, उसके बारे में चेक करेंगे। कंकरेंट लाइन आप सुने होंगे, कंकरेंसी का कंडीशन पूरा करेंगे 3 लाइन के लिए। ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन में। अगेन मैं इस सबको लाइन रोक के लिख दे रहा हूँ, और इसके साथ साथ कुछ और टॉपिक होगा, जैसे कब लाइन पैरेलल होगा, डिस्टेंस कैसे निकाला जाए किसी दो पॉइंट के बीच में, किसी दो स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे, किसी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और इक्वेशन निकालना लाइन का जो गिवन पॉइंट से पास कर रहा होगा। तो चलिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ। ओके ये सब हम लोग का बहुत टॉपिक है, मैंने लिख दिया है। कुछ जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्लोप क्या होता है, स्लोप के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, पिछले क्लास में। उसी बारे में कैसे चेक करेंगे एंगल निकालना, एंगल कैसे निकालेंगे, किसी दो गिवन लाइन है, ये एंगल है, ये लाइन है, इस दोनों का इक्वेशन दिया है, तो एंगल कैसे निकालेंगे इसके बीच में
ये सीखेंगे। इसी से जब एंगल निकालना सीख जाएंगे तो पता करेंगे कि कब 90 डिग्री है इन दोनों के बीच में यानी कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, और कब 0 डिग्री है यानी कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। फिर इंटरसेप्ट का मीनिंग समझेंगे कि एक्स एक्सिस के साथ या वाई के साथ कितना कर रहा है उसी को इंटरसेप्ट बोला जाता है। अलग अलग फॉर्म होगा, आपको डरना नहीं है इससे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आप ऐसा फॉर्म देखेंगे, वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, पॉइंट स्लोप फॉर्म ये दिया हुआ, 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और बहुत सारा होता है, मैंने नहीं लिखा है। 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। डिस्टेंस निकालना एक पॉइंट से गिवन लाइन से, उसके बाद दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस निकालना, इक्वेशन निकालना उस लाइन का जो पैरेलल है किसी दूसरे लाइन का, मतलब एक ऐसे लाइन का इक्वेशन निकालना जो किसी दूसरे लाइन के पैरेलल है उसका निकालना। फिर कैसे 3 लाइन अगर कंकरेंट है उनके बारे में उनके इक्वेशन उसका कंडीशन चेक करना। फिर वैसे लाइन का इक्वेशन निकालना जो पास हो रहा है गिवन पॉइंट से और कुछ एंगल बना रहा है, एंगल भी दिया हुआ है तो उसके बारे में पॉइंट निकालना। तो अगर आप अभी तक हैं तो पहले आप समझ लीजिए कि आपका 60% फिक्स है कि आप मैथ देना चाहते हैं, अभी तक आप अगर वीडियो के साथ बने हुए हैं, ठीक है। और नहीं अगर आप चले जा चुके हैं या जो चाह चुके हैं वो क्या सुनेंगे तो छोड़िए। तो अभी तक अगर आप हैं तो मतलब आपका 60% चांस है। जी हाँ, अभी तक 60%, मैं जो बोलूँगा ठीक है ट्रूली बोल रहा हूँ, झूठ फूस नहीं बोल रहा हूँ, आपका 60% अभी चांस है। अभी जो 3-4 चैप्टर आएगा उसमें भी अगर आप टिके रहते हैं तो मतलब समझ लीजिए कि आप 80% पे चले गए। उसके बाद 20% आप खुद डिसाइड कीजिएगा, ठीक है, ऑन द बेसिस कि आपको मैं जो बताऊंगा लास्ट में। तो चलिए आते हैं, अब है कोनिक सेक्शन का ये दूसरा पार्ट जो कि है सर्कल। सर्कल में भी हम लोग जनरल बात करने वाले हैं और यहाँ पे इक्वेशन निकालना। अभी तक हम लोग सर्कल के बारे में बेसिक समझ गए हैं, क्या क्या जनरल डिफिनेशन होता है वो सब समझ गए हैं। एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, फिर इक्वेशन निकालना सीखेंगे सर्कल का इक्वेशन, और वो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे बताया हुआ था लोकस के कैसे इक्वेशन निकालते हैं वो, फिर गिवन कंडीशन से उसके बाद सेंटर और रेडियस निकालना और कॉन्साइक्लिक पॉइंट का कंसेप्ट सीखेंगे। तो ये होगा सर्कल के अंदर। तो चलिए मैं लिख देता हूँ इसको। ये हो गया आपका सर्कल का कंसेप्ट, उसका बेसिक क्या है, डिफिनेशन क्या है, ठीक है, और उससे रिलेटेड टर्म कैसे इक्वेशन निकालेंगे गिवन कंडीशन से, ठीक है। अलग अलग आपको कंडीशन दिया जाएगा, जब सेंटर से ओरिजिन पे है तब वगैरह वगैरह, तो आपको सर्कल का डिफिनेशन निकालना होगा और उसका इक्वेशन निकालना होगा। फिर आपको सेंटर रेडियस उसी इक्वेशन से निकालना होगा और कॉन्साइक्लिक पॉइंट का टर्म जानना होगा। अब जो आपका चैप्टर है वो है पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला अब फिर डेली लाइफ में बहुत सारा आप पैराबोल देखते हैं, ठीक है। तो उस पैराबोल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगेन उसमें क्या होगा, कुछ डिफिनीशन आपका नया नया आएगा। सर्कल में तो इतना नया नहीं है सेंटर सब, लेकिन इसमें आएगा जैसे फोकस आएगा, एक्सिस आएगा, सेंटर आएगा, वर्टेक्स आएगा, इसेंट्रिसिटी और डायरेक्ट्रिक्स दो कंसेप्ट है वो नया आएगा। उसके बाद जनरल इक्वेशन पढ़ेंगे हम पैराबोला का, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म अलग अलग फॉर्म होता है, ठीक है। पैराबोला तो आप समझते हैं ना, आप ऐसे बनाए हुए हैं ये इस तरह करते हैं पैराबोला, ठीक है। पैराबोला उसके बाद डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस एक होता है उसको निकालना, इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स निकालना, उसके बाद गिवन इक्वेशन और उसका एप्लीकेशन, ठीक है। चलिए मैं इसका भी लिख दे रहा हूँ। तो जैसे बताया मैंने वो कुछ डिफिनेशन जनरल टर्म का, जैसे फोकस है, एक्सिस है, सेंटर है, इसेंट्रिसिटी है, डायरेक्ट्रिक्स है, इसका आपको डिफिनेशन बताया जाएगा, क्या होता है इसका, कैसे फॉर्म होता है पैराबोला ये बताया जाएगा, इसे प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जा सकता है, ठीक है। जनरल इक्वेशन क्या होता है पैराबोला का, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म सिंपली मीन जब ऑरिजिन पे पास करता रहे, मतलब ये, ठीक है। फिर फोकल डिस्टेंस क्या होता है, जब ऐसे पैराबोला रहेगा, जब ऐसे पैराबोला रहेगा, या नीचे की तरफ रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, दाएं रहेगा, बाएं रखेगा, तो उसकी कंडीशन में क्या इक्वेशन होता है, और उसके बाद फोकल डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, फिर आपको बताया जाएगा, मतलब फोकल डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम फोकस, उसके बाद इसेंट्रिसिटी, डायरेक्ट्रिक्स निकालना गिवन इक्वेशन से। आपको इक्वेशन दे दिया रहेगा, आपको उससे क्या निकालना होगा, ठीक है। आपको डायरेक्ट्रिक्स इसेंट्रिसिटी निकालना होगा और इसका डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है वो समझना होगा। अब चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो कि है इलिप्स और हाइपरबोला। ये रहा इलिप्स और हाइपरबोला का सिलेबस। इलिप्स और हाइपरबोला में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है। वैसे ही जैसे हम लोग पैराबोला और सर्कल पर डिस्कस किया वैसा ही कुछ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन देखेंगे, उसका सेकेंडरी फोकस डायरेक्ट्रिक्स इलिप्स का कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, क्या होता है वो देखेंगे, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस में मेजर माइनर एक्सिस आएगा, वैसे हाइपरबोला में उसकी जगह ट्रांसवर्स कंजुगेट एक्सिस आता है, वैसे दोनों देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। फिर फोकल डिस्टेंस, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, वही ज़्यादा अंतर नहीं है, वही ऑर्डिनेट जो वाई को बोलते हैं वही ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट, लेटेस्ट रेक्टेंगल लेंथ, वही चीज़ इसमें भी है। इसमें नया चीज आएगा कंजुगेट ऑफ हाइपरबोला। फिगर आपको बगल में दिख रहा है, ऐसा एलिप्स होता है, हाइपरबोला पैराबोला के जैसा होता है, बस थोड़ा सा वाइडनेस इसका ज़्यादा होता है। उसके बाद अलग अलग फॉर्म इलिप्स का देखेंगे, लेटेस्ट रेक्टम के बारे में देखेंगे, सेम चीज़ में भी आपको मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा, ट्रांसवर्स और कंजुगेट एक्सिस, वही जो मेजरमेंट है वैसा कुछ, ठीक है। इसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, कंजुगेट हाइपरबोला और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन। तो ये सब आपको मिलने वाला हाइपरबोला के सिलेबस में। अब हम लोग बढ़ेंगे 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स, डिफरेंशिएशन इसके तरफ। अब देखिए 3D ज्योमेट्री, लिमिट्स और डिफरेंशिएशन, वैसे तो यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं 11th में, ठीक है, आप यहाँ पे चला सकते हैं अपना काम, ठीक है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके भी, लेकिन ये आपको 12th में बहुत परेशान करेगा अगर आप यहाँ अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो अच्छा होगा अगर आप यहीं पे अच्छे से पढ़ लें, और ज़्यादा आपको समझना है नहीं, जैसा आप 2D ज्योमेट्री पढ़ते थे, ठीक है, जैसे कि XY वाला वैसे ही वाला, उसमें आप एक नया मिल जाएगा इसको Z प्लेन, यानी कुछ आप इस तरह का बन जाएगा। इसमें X पढ़ते थे, Y और ये Z, यहाँ स्पेस की बात होगी। तो चलिए इसका सिलेबस मैं लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने बोला था वही सब है, कोऑर्डिनेट
कैसे निकालेंगे किसी पॉइंट का स्पेस में, लेकिन यानी 3D स्पेस में। यहाँ पे एक्स एक्सिस भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा, ठीक है। उसकी जगह से अब देखिए, अब पहले 4 बनता था, 1 2 3 4, अब 8 बनता है। आपको दिखाया जाएगा जब बनाया जाएगा, तो आपको रूम में भी देख के आप देख सकते हैं। ऑक्टेंट हो जाएगा, ऑक्टेंट समझेंगे, जैसे क्वाड्रेंट होता था वैसे ही ऑक्टेंट 8, मतलब 8 पार्ट होता है। फिर साइन अलग अलग क्वाड्रेंट में, ऑक्टेंट में क्या क्या साइन होगा उसके बारे में, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं लिमिट्स और डिफरेंशिएशन की तरफ, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन यहाँ 11th में ज़्यादा इसका काम नहीं है, लेकिन 12th आपको इसके बिना थोड़ा बढ़ना भी नहीं देगा, क्योंकि लिमिट्स जो है कैलकुलस मेजर पोर्शन है। 12th का मैथ मतलब कैलकुलस समझ सकते हैं आप, 2 ही 3 चैप्टर है जो कैलकुलस नहीं है। तो अगर आपको कैलकुलस अपना टाइट करना है तो यहाँ से लिमिट्स और डिफरेंशिएशन टाइट करना, ठीक है, मजबूत रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं लिमिट्स एंड डिफरेंशिएशन पे। लिमिट्स और डिफरेंशिएशन में आपको पहले समझना पड़ेगा दोनों का डिफिनीशन और मतलब, ठीक है। उसके बाद आपको समझना पड़ेगा लिमिट, किसी चीज़ पे लिमिट और किसी चीज़ के वैल्यू, उसमें क्या अंतर है। फिर हम लोग LHS और RHS, लेफ्ट हैंड, जैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कर देते हैं, वैसे यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट यानी LHL और RHL यानी राइट हैंड लिमिट आता है। मतलब किसी 2 है ना, 2 के इधर लेफ्ट से आना और राइट से आना। जैसे 2 का लेफ्ट से कैसे आ सकते हैं, 1.8 1.9 1.9999 करते आ सकते हैं। इधर कैसे आ सकते हैं, तो इधर 2.3 रहा होगा, 2.2 रहा होगा, 2.1 रहा होगा, ऐसे करते हैं 2.000, तो ऐसे ही आ सकते हैं 0.2। तो ऐसे ही आना लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से, तो इसी को बोलते हैं LHL RHL एंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। ये निकालना। डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू लिमिट, इसमें समझेंगे। फिर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इवेल्युएशन करेंगे लिमिट का, कुछ इवेल्युएशन का अलग अलग देखेंगे मेथड, कैसे सॉल्व करते हैं उसका मेथड, सब्स्टिट्यूशन, फैक्टराइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन, और भी कुछ स्टैंडर्ड लिमिट है उसके बारे में देखेंगे। फिर अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी को कैसे सॉल्व करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, इसी बारे में सीखेंगे। अब देखिए, जब वेरिएबल, कोई वेरिएबल दिया रहा है और टेंस टू 0 हो, मतलब जो लिमिट हम लोग लिखते हैं कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे जो चीज़ रहता है, कोई फंक्शन है fx, ठीक है, fx है मतलब लिमिट x² रख लीजिए, ये फंक्शन है। अब यहाँ पे लिखा जाता है कि वो चीज़ कितना, जैसे x टेंड टू इन्फिनिटी या 0, ठीक है, मतलब x जो है 0 की तरफ आ रहा है, तो फिक्स है, जब 0 की तरफ यानी 0 आ रहा है तो 0 ही होगा, तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक का इवेलुएट करेंगे, लिमिट कैसे निकाला जाए। फिर डेरिवेटिव में आएंगे, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन ही, डेरिवेटिव समझेंगे, डेरिवेटिव का क्या मतलब है, इसका ज्योमेट्रिकल और फिजिकल मीनिंग, यानी आसपास से देखेंगे, जोड़ के देखेंगे। किसी फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन करते हैं, इसके बारे में समझेंगे, ठीक है। डेरिवेटिव कैसे एज ए रेट मेजरर है, जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में और फिजिक्स में अभी भी आप पढ़े होंगे कि जो वेलोसिटी और टाइम दोनों डिवाइड होता है, एक्सीलरेशन आता है, तो वही एज ए रेट मेजरर के बारे में पढ़ेंगे। आप डिस्टेंस और टाइम को क्या कर देते हैं, डिवाइड करते हैं, स्लोप निकालते हैं वेलोसिटी टाइम में या डिस्टेंस टाइम में या डिस्प्लेसमेंट टाइम में, तो वेलोसिटी निकलता है, तो वैसे ही रेट मेजर के में देखेंगे। डिफरेंशिएशन का फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है उसके बारे में देखेंगे। फिर फंडामेंटल कुछ रूल्स है, थ्योरम है, प्रोडक्ट रूल है, क्वेश्चन रूल है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो है ये चीज़ 3D ज्योमेट्री और डिफरेंशिएशन में, लिमिट और डिफरेंशिएशन, यहाँ पे आपका मेजर पोर्शन खत्म हो जाता है। अब जो अब बचता है वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए इसी बारे में पहले मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो जैसा मैंने बताया आपको, मैंने ये सब लिख दिया यहाँ पे कि लिमिट का क्या कंसेप्ट होता है, LHL RHL, जैसे मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, उसका डिफरेंस क्या होता है, वैल्यू और लिमिट का किसी पॉइंट पे वैल्यू लिमिट ऐसे निकाला जाता है और वैल्यू डायरेक्ट रख के निकाला जाता है। उसके बाद इंडिटर्मिनेंट फॉर्म और इंटरमीडिएट फॉर्म क्या होता है, कैसे इवेल्युएट करते हैं, बहुत सारा इवेल्युएट करने का मेथड है, जैसे कि हमको इंडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आया तो उसको सब्स्टिट्यूशन से, रैशनलाइजेशन से, फैक्टराइजेशन से, और स्टैंडर्ड लिमिट कुछ फार्मूले होते हैं उससे। फिर इवैल्यूएशन देखेंगे अलजेब्रिक लिमिट का एट इन्फिनिटी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ बताया था 0 पे एट इन्फिनिटी पे वही 1/x होता है, यहाँ इन्फिनिटी हो जाता है, 1/0 इन्फिनिटी होता है। फिर जब वेरिएबल 0 पे टेंस करे तब फिर एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग चिंता नहीं कीजिए, इसके बारे में हम फंक्शन में ही, अगर आपको लॉगरिथम और एक्सपोनेंट कमजोर है तो वहाँ पर मैं बात कर लूँगा। उसके बाद डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, डिफरेंशिएशन में क्या मतलब होता है, इसका फिजिकल ज्योमेट्रिकल मीनिंग, इंटरप्रिटेशन, डेरिवेटिव एक फंक्शन पे कैसे निकालेंगे, पॉइंट पे कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजर, जैसे मैंने बताया था, डिस्प्लेसमेंट टाइम में वेलोसिटी निकालता है तो एज ए रेट मेजर। अलग अलग फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेशन कैसे, डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं। फिर बहुत सारे रूल्स है, थ्योरम है डिफरेंशिएशन के, वो जैसे प्रोडक्ट और क्वेश्चन रूल, तो ये सब करेंगे। अब आपको छोटा छोटा बच गया है, अभी आपको आ गया, मतलब आप समझ लीजिए अभी तक आप रुके हुए हैं, मतलब 80% चांस है कि आप मैथ लेंगे और आपके मन में है मैथ के प्रति इंटरेस्ट। अब 2 बच जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग, और मेनली 3 मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो चलिए मैं एक ही बार में सिलेबस लिख देता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं। तो ये आपका एक छोटा सा चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, बहुत ईजी है,
ये आपको तीनों चैप्टर लास्ट करें, मैथमेटिकल रीजनिंग, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स बहुत ईजी है। मैथमेटिकल रीजनिंग में सिंपली हम पहले सेंटेंस और इसका टाइप, सेंटेंस का टाइप कौन कौन होता है, जैसे असर्टिव है, इंपरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, इंट्रोगेटिव है, इसके बारे में। स्टेटमेंट का अलग अलग टाइप है, जैसे कि सिंपल स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट, क्या होता है स्टेटमेंट, इसके बारे में। स्टेटमेंट को निगेट कैसे किया जाए, मतलब नाम में कैसे बदला जाए, उसका मेथड आपको सिखाया जाए, मतलब बेसिक बेसिक आपको समझेंगे। उसका कनेक्टर होता है, इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एंड और, उसके बाद उसको यूज करेंगे। क्वांटिफायर, इफ देन के बारे में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रापोजिटिव, इन्वर्स, कन्वर्स, इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। फिर जो स्टेटमेंट है उसको वैलिडिटी कैसे दिया जाए, मतलब कब तक ये सही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसका अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट मेथड है, कॉन्ट्रापोजिटिव, कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड है, वैलिडिटी देखेंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ को यूज करते हुए देखेंगे। कब इनवैलिड होता है, एक सिंपल एग्जांपल देके, ठीक है, एक काउंटर एग्जांपल देके उसको देखेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो पहले पढ़े हुए हैं। उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, इसका टाइप और श्योर, इसका बहुत सारा टाइप है, श्योर इवेंट, पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक्जियोमेट्रिक अप्रोच क्या है प्रोबेबिलिटी, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है, एज अ फंक्शन के रूप में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी को, और किसी इवेंट का कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं ये हम लोग पढ़ेंगे। फाइनली हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स, और इसके पहले हम लोग बेसिक्स, यानी बेसिक जो 9th-10th का वो उसका आपको कंसेप्ट होना चाहिए, नहीं भी होगा तो थोड़ा सा रिवाइज मैं कराऊंगा। उसका रेंज क्या होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्सन, ये कौन नया आएगा आपका, डिस्पर्सन क्या होता है इसके बारे में। मीन डेविएशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएशन, इसके बीच में रिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसके बीच में रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिलेबस खत्म हो जाता है। अब क्या है, अब मैं जो बोला था आपको, जैसे बताया था, तो आपको मैं कुछ सजेशन देना चाहता हूँ। पहला बात तो साइंस स्ट्रीम उनके लिए है जो साइंस के लवर है, पर जरूरी नहीं है कि आप अगर 10th तक अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप आगे भी नहीं पढ़ पाए, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। ऑफकोर्स आपका जो पिलर है, आपका जो बेस है थोड़ा कमजोर रहेगा, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप अच्छा नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है जो 10th तक अच्छे नहीं रहते हैं, लेकिन वो बाद में एक्सेल कर जाते हैं, ठीक है। और आप अगर बहुत अच्छा है 10th तक, तो इसका मतलब ही नहीं है कि आप आगे जाके बहुत एक्सेल करने वाले। आपको बहुत बड़े बड़े ठोकर खाने पड़ेंगे इस 11th-12th में, जिसमें आपको बहुत जगह संभालने की ज़रूरत है। आपको कभी कितना बार ऐसा लगेगा अरे हो गया, अब नहीं हो पाएगा हमसे, पर आपको डट के रहना है, क्योंकि 11th-12th ऐसा क्लास है ना जिसमें आपको मेन स्टडी के साथ साथ एक अंदर का मोटिवेशन का जरूरत होगा। हर एक कदम पे, हर एक स्टेप पे, हर एक मिनट पे जरूरी होगा, नहीं तो हर एक मिनट पे आप टूटेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपका जरूरत होगा एक अंदर से मोटिवेशन का, ठीक है, जो आपको आएगा कहाँ से, तो आप एक एम फिक्स कर ले कि मुझे इस फील्ड में जाना है और इस फील्ड के लिए मुझे ये जरूरत है ही, मैं इसके बिना नहीं बढ़ सकता। आपको ये मन में रखना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है, अगर आप साइंस में आ ही गए हैं, आपका मन था कुछ करने का, आप एम लेके आ गए हैं, तो मैथ और बायोलॉजी में, तो देखिए मैथ का आपको अभी तक सिलेबस देखें, ठीक है, सिर्फ सिलेबस इतना था, तो आप इससे ही एस्टिमेशन कर लीजिए। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो, और मेमोरी पावर थोड़ा अच्छा है, तो आप बायोलॉजी परस्यू कर सकते हैं। मैं नहीं बोलता बायोलॉजी ईजी है, बायोलॉजी नॉट ईजी, ठीक है। अगर आप बायोलॉजी 9-10 तक लिए हुए हैं, तो बायोलॉजी और मैथ का कंपटीशन करूँ तो ऑफकोर्स बायोलॉजी थोड़ा सा ईजी पड़ जाता है, पर यही 99-100 का मतलब है, ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। तो अगर आपका मेमोरी पावर अच्छा है तभी आप बायोलॉजी परस्यू करें, नहीं तो मैथ इज गुड। अब अगेन मैथ उनके लिए अच्छा है जिनको इंटरेस्ट है, नहीं तो आप आधा सिलेबस ही देके कितने लोग भाग गए होंगे, ठीक है। तो सिलेबस इतना ह्यूज है, सिलेबस कोई छोटा मैटर नहीं है, आपको एक साल के अंदर में, और एक साल रहता भी नहीं है, आपको पता है। 11th के लिए, 11th के लिए आप जून जुलाई से स्टार्ट करते हैं और फिर आपको खत्म करना रहता है। तो एक अच्छा खासा सिलेबस होता है 11th के मैथमेटिक्स का, और मैथमेटिक्स का ही क्या, पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सारे चीज़ का। तो आपको मेन चीज़ क्या करना है, तो आपको फोकस के साथ रहना है। और अगेन मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आप ये सब देखें और आपको लगा हाँ कोई बात नहीं मैं कर सकता हूँ, ये मुझे तो मज़ा आने वाला है, मैं मैथ का इंटरेस्टेड स्टूडेंट हूँ, मुझे ये सब पढ़ने में मज़ा आएगा, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस फील्ड। ये आपके लिए बहुत आगे बहुत अच्छा फील्ड निकाल सकता है। आप फील्ड वैसे आप जरूरी नहीं है कि आप पैसा ही कमाने के लिए या कुछ करने के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक इंटरेस्ट होता है पढ़ने के। तो आपका अगर पढ़ने में इंटरेस्ट है देन मैथमेटिक्स आपका वेलकम करता है हमेशा, ठीक है। मैथमेटिक्स एक ऐसा फील्ड है जिसमें कभी कुछ खत्म नहीं होता है, वैसे सब सब्जेक्ट का यही बात है, पर मैथमेटिक्स उसमें कुछ खास आता है। अगेन आपको मैथमेटिक्स एक इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि अगर आप फिजिक्स अच्छा है आपका, ठीक है, और आप आगे भी अच्छा रखना चाहते हैं, तो फिजिक्स में मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बहुत अच्छा लाइन मैंने कहीं पढ़ा हुआ है कि जो कार्ट होता है ना, ठीक है, फिजिक्स एक कार्ट है, ठीक है, जैसे रेलगाड़ी टायर गाड़ी होता है टायर गाड़ी, वैसे ही, और जो मैथमेटिक्स है उसका व्हील है, चक्का है। तो जैसे कार्ड बिना चक्का का नहीं चल सकता, वैसे ही जो फिजिक्स है मैथमेटिक्स का के बिना अधूरा है। तो वही, तो आपको अगर फिजिक्स अपना टाइट करना चाहते हैं तो अगेन ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाता है आपका किस चीज़ के लिए, मैथमेटिक्स लेने के लिए। और अगेन आपका मैथमेटिक्स से जानते हैं मेन दो फील्ड, वैसे भारत में दो ही फील्ड दिखाया जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारा फील्ड है, ठीक है, पर दो मेन ही फील्ड दिखाई जाता है, एक इंजीनियरिंग या डॉक्टर।
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप मेडिकल और इंजीनियरिंग में जाए, बहुत सारा और भी ऑप्शन रहता है। तो अगेन आपको इंजीनियरिंग अगर शुरू से इंटरेस्ट है, मैं आईआईटी निकालूंगा, ऐसे नहीं कि लोग बोल रहे हैं या मेरा पड़ोसी कर रहा है इसलिए मैं आईआईटी निकालूंगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आईआईटी नहीं निकालना और निकालना ये जरूरी नहीं है, ठीक है। बिना आईआईटी का भी आप बहुत सक्सेस कर सकते हैं, आगे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आईआईटी निकालना ही है या मेडिकल निकालना ही है, ये सब अपना मन पे डिपेंड करता है। आपका अगर अच्छा मन कर रहा है इंजीनियरिंग में जाने का तभी आप जाइएगा, नहीं तो आप उसमें जाइए ही नहीं, कहीं दूसरी जगह देखिए। अलग अलग बहुत सारे फील्ड है। और अगेन एमलेसली नहीं चलिए, आप अगर एमलेसली नहीं चलिएगा तो आपको पछतावा होगा जब आप 11th खत्म करेंगे, ठीक है। और मेरा बात आपको याद आ सकता है तब, तो इसलिए एमलेसली चलने का कोशिश ही नहीं कीजिएगा 11th में। आपको अगर लगेगा अरे अभी बहुत टाइम है, ठीक है, 10th में मैं भाग के कर लिया था, लास्ट में अच्छा खासा नंबर आ गया था, मैंने 90 आ गया, 95 आ गया, 96 आ गया, 98 आ गया। नो, नंबर कभी भी आपको डिसाइड नहीं करता है, आपका नॉलेज डिसाइड करता है। वो नॉलेज आप में तभी आएगा जब आप एमलेसली नहीं चलेंगे, आपको एम लेके चलना पड़ेगा। 10 तक चल गया, मैं जानता हूँ 10 तक चला गया, लेकिन उससे अब नहीं चलने वाला है, आपको अब अंदर से एक मोटिवेशन चाहिए होगा, ठीक है। तो चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ, वैसे ही 40 मिनट का लगभग हो गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। सिलेबस का डिस्कशन अगर 40 मिनट का होगा तो पर आप तो आगे क्या होगा। तो देखिए, जो बात था, सिलेबस बहुत बड़ा है, इसलिए मैंने कोशिश किया, अगर मैं अच्छे से बनाता, सब कुछ डिज़ाइन करके, सब कुछ हैंड रिटन आपके साथ डिस्कशन करते हुए लिखता, तो ये 1.5 घंटा से ज़्यादा का वीडियो हो जाता जो एस्टिमेटेड था। इसलिए मैंने आपको बीच बीच में रोक के मैंने लिख दिया, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए। और ऐसा नहीं है कि आप मैथमेटिक्स ले ही या नहीं ले, किसी के कहने पे नहीं लीजिए, ये मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आपको इंटरेस्ट है तभी लीजिए, ठीक है। आप ये सब सिलेबस देख लिए हैं, ये वीडियो मेरा बनाने का यही मतलब था, इस वीडियो के चक्कर में, ठीक है। इस वीडियो को बनाने में मेरा भी अच्छा खासा टाइम खर्च हुआ है, सारे चीज़ को डिस्कस करते हुए, देखते हुए। और ये मैं आपको ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल का मैंने आपको बताया, एक मिडिल लेवल का, नहीं बहुत लोअर है और नहीं बहुत हाई है, एक मिडिल लेवल का मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या पढ़ना रहता है, एक आइडिया दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स ज़बरदस्ती लेना है क्योंकि बगल वाला लिया हुआ है, आपका इंटरेस्ट है, आप सारा सिलेबस अब जान चुके हैं, ये सब पढ़ना है हमको, आपको लग रहा है हाँ कंफर्टेबली हाँ मैं कर सकता हूँ, देन अगेन यू आर। लास्ट एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों एक साथ लेके चलना बहुत हैवी है, आपको उसके लिए दिन रात बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और अंदर से उस टाइम में मोटिवेशन डबल चाहिए एक तरह से। जो किया हुआ है मैथमेटिक्स और बायोलॉजी को अलग, फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ दिया हुआ है और मैथमेटिक्स बायोलॉजी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसके पीछे रीज़न होगा, ठीक है। आपको अभी नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है कि अरे मैथमेटिक्स में भी मेरा इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में भी, तो और लग रहा है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप इजीली नहीं कर पाइएगा, ऐसा नहीं कि नहीं कर पाइएगा, बहुत सारे करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा अंदर से एक फीलिंग चाहिए। तो अगर आप नहीं है उतना स्ट्रॉन्ग, और 10th के हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 10th में आप बायोलॉजी मैथमेटिक्स आराम से लेके चल गए, 10th से कोई कंपटीशन ही नहीं है 11th-12th का। तो अगर आप, तो मैं यही करूँगा कि अगर आपका बहुत ज़्यादा मन नहीं है, ठीक है, तो आप मैथमेटिक्स बायोलॉजी को दोनों एक साथ नहीं ले, ठीक है। आपके लिए यही कंफर्टेबल रहेगा कि या तो आप मैथमेटिक्स के साथ जाएं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके इंटरेस्ट के, आपके ये इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, आपके कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि आप मैथमेटिक्स में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, या तो आप बायोलॉजी की तरफ जाए। दोनों में आप नहीं आए, दोनों में फुट स्टेप नहीं रखिए, नहीं तो दूसरा आप जानते ही होंगे आइडियम से क्या, ठीक है, कि दोनों तरफ पैर नहीं रखना चाहिए नाव पे, तो एक ही तरफ लेके चले, अच्छा रहेगा अगर आप सिर्फ मैथमेटिक्स या बायोलॉजी ले। तो ऐसे ही देखते रहिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसका सॉल्यूशन देने का। जरूरी नहीं है कि वो स्टडी से रिलेटेड कोई दूसरा प्रॉब्लम भी हो तो आप उसको बता सकते हैं। तो ऐसे वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर चाहिए तो उसको मैं देते रहूँगा, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।